की बात करते हैं। व्हाट आर द लैंडफॉर्म्स दैट आर फाउंड बाय द ग्लेशियर्स या मूविंग आइस। तो सबसे पहले तो ग्लेशियर्स जो फॉर्मेशन करते हैं वो हॉर्न का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये हॉर्न है। हॉर्न इज बेसिकली 3 फेसेटेड पीक्स दैट आर फाउंड इन ग्लेशिएटेड रीजन्स। 3 तरफ से आप देखोगे ऐसे होता है ना, कि ऐसे 3 फेसेटेड पीक का डेवलपमेंट होता है। एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया और एक पीछे बैकवर्ड फेस हो जाता है। तो बर्फ गिरती है और गिरने के बाद बर्फ क्या हो जाएगी, वो स्लाइड डाउन हो जाएगी। पहले यहां पर आएगी, ऊपर ऐसे बर्फ आएगी, फिर बर्फ क्या हो जाएगी, स्लाइड डाउन हो जाएगी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा ना, धीरे धीरे बर्फ के लगातार गिरने से एक पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर, नुकीला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऐसे पिरामिडल शेप्ड 3 फेसेटेड स्ट्रक्चर्स इन द ग्लेशिएटेड रीजन्स आर कॉल्ड एज हॉर्न्स। ठीक है, जैसे इंडिया में एक पीक है त्रिशूल पीक, बहुत फेमस है, उत्तराखंड में है त्रिशूल चोटी। ठीक है, त्रिशूल चोटी इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए हॉर्न। ठीक है, ऐसे ही एक मेटरहॉर्न पीक है। मतलब बहुत सारी पीक्स हैं जहां पर ऐसे 3 फेसेटेड स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, हॉर्न का। उसके बाद जो नेक्स्ट लैंडफॉर्म है वो है शिर्क। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है शिर्क या सर्क भी इसको बोल देते हैं। तो शिर्क या सर्क, दिस इज द नेक्स्ट लैंडफॉर्म विच इज फाउंड बाय द ग्लेशियर्स। ठीक है, तो शर्क की अगर बात करी जाए, शर्क क्या है, तो शर्क आप देखोगे हम्म ओके। तो आप जैसे माउंटेन्स को यहाँ पर देख रहे हो, ये जो वैली है ना, जैसे ये तो यू शेप्ड वैली है, बनाते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे बनती है। आप देखो जैसे ये एक माउंटेन है, ठीक है ना, कोई भी रेंज है, यहाँ से आप देखो ये ऐसे 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 एक निकल रहा है, यहाँ से ऐसे ग्लेशियर्स ऐसे डेवलप हुए हैं और ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, स्लाइड होकर के नीचे आ रहे हैं। ठीक है, इधर साइड से भी ऐसे स्लाइड होकर के नीचे आ रहे हैं, यहाँ से भी ग्लेशियर जैसे निकल यहाँ से रहा है, ऐसे स्लाइड होकर के ये नीचे आ रहा है। तो आप देखो जो इनका शेप है ना, इनका जो स्ट्रक्चर है, इट इज एन आर्म चेयर लाइक स्ट्रक्चर, आर्म चेयर लाइक स्ट्रक्चर, या एक आराम कुर्सी के नुमा इनका शेप आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आर्म चेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जहां से ये डेवलप होना शुरू होते हैं ग्लेशियर्स, ठीक है, तो वहां पर मतलब उन स्ट्रक्चर्स को शिर्क बोला जाता है या सर्क बोला जाता है, जहां से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। जैसे आप देखो इसको, तो अगर आप ऐसे मान के चलो, एक मैं आपको बना के ही समझा, जैसे यहां पर आप देखो ये एक माउंटेन रेंज है और माउंटेन रेंज के आसपास यहाँ पर ऐसे ग्लेशियर आइस इकट्ठा हुई, आइस डेवलप हुई, और आइस जो है वो डेवलप होगी तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर इसको देखा जाए तो एक आर्मचेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो आर्मचेयर लाइक स्ट्रक्चर इन द ग्लेशिएटेड रीजन इज नोन एज शिर्क। जैसे यहां पर आप देख रहे हो ना, ये जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ये कैसा है, एक आर्मचेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से। तो माउंटेन्स के ऊपर ग्लेशियर डेवलप होता है और ग्लेशियर के डेवलप होने से एक आर्मचेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। धीरे धीरे ग्लेशियर्स उसको बना देते हैं, जैसे आइस है, अब ये इसके ऊपर गिरेगी बर्फ और ये स्लाइड डाउन होगी, तो इसको इरोड कर करके बढ़िया एक आर्मचेयर लाइक शेप बना देगी। तो जो आर्मचेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, दैट इंक्लूड माउंटेन्स एज वेल, उसको क्या बोला जाता है, उसको शिर्क बोला जाता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे माउंटेन है, ठीक है, अब माउंटेन्स के यहां पर आप समझो कि पूरा का पूरा ऐसे आइस आ रही है नीचे। अब ये आइस क्या करेगी, ये इस सरफेस को, जो नीचे वाली सरफेस है, इसको भी इरोड करेगी, दीज आर ऑल्सो इरोडेड। तो ये
ग्लेशियर ऐसे नीचे ऐसे आ जाएगा, एक माउंटेन इधर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी ग्लेशियर्स हैं, इधर भी एक शिर्क डेवलप होगा, और ये दोनों की आइस आएगी, दोनों की आइस इकट्ठा होकर के फिर उसके बाद माउंटेन्स ऐसे जा करके एक मेन ग्लेशियल वैली में आ जाएंगे, ठीक है, दोनों जगह के इकट्ठा होकर के। तो ये जो एम्फी थिएटर स्ट्रक्चर और आर्म चेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ दीज माउंटेन्स इज नोन एज शिर्क, ठीक है, ओके। तो ये आर्म चेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ही शिर्क बोला जाता है। तो शिर्क भी डेवलप होते हैं। अब यहीं पर डेवलप होते हैं टॉन लेक, ठीक है ना, टॉर्न लेक का डेवलपमेंट होता है या टॉन झील उसको बोलते हैं। तो ग्लेशियर क्या होता है, जैसे शिर्क मान लो कि डेवलप हुआ, ठीक है, और शिर्क से क्या हुआ कि ये जगह जगह से ग्लेशियर आया, मतलब ग्लेशियल आइस आई, आइस आकर के एक जगह इकट्ठा हुई, ठीक है, यहां पर बहुत ही ज्यादा आइस इकट्ठा हो गई, और ज्यादा आइस के इकट्ठा होने से यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, और फिर यहां से भी आइस ऐसे नीचे की तरफ स्लाइड होगी। तो सबसे पहले प्राइमरी हाई प्रेशर जो पड़ेगा वो कहां पर पड़ेगा, एकदम जहां पर माउंटेन्स की लोअर वैलीज होती हैं, यहां पर ऐसे, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे समझो तो जहां पर ग्लेशियर्स नीचे उतर करके आते हैं ना सब जगह से, ऐसे यहां पर ज्यादा आइस इकट्ठा होगी प्राइमरीली। तो यहां पर क्या होगा कि ऐसे बहुत प्रेशर पड़ेगा, इरोजन यहां पर ज्यादा होगा, ठीक है, इरोजन इन सरफेसेस में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा इरोजन होने से, ज्यादा प्रेशर पड़ने से यहाँ हल्का सा स्लाइटली एक गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और फिर टाइम के साथ, अब ऊपर वाले तो क्या है, ये तो लो टेम्परेचर जोन्स हैं एकदम, तो यहाँ की तो आइस नहीं मेल्ट होती है, बट इधर की आइस क्या हो जाती है, जैसे गर्मियां आती हैं तो मेल्ट हो जाती है, और वही सोर्स ऑफ वाटर बन जाती है फॉर द रिवर्स, और यहाँ पर एक टेम्परेरी लेक का डेवलपमेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, टॉन लेक बोला जाता है। सो टॉन लेक इज ए ग्लेशिएटेड लेक दैट डेवलप्स टेम्परेरली इन द स्नो इन द कोल्ड रीजन्स, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर जैसे सर्दियां आ गई, सर्दियां आने के साथ ही यहां से तो आता ही रहेगा, लेकिन यहां वाला भी फ्रीज हो जाएगा, ये फ्रोजन लेक हो जाएगी फिर से, ठीक है। तो ऐसे एक जो लेक डेवलप होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज टॉन लेक। तो टॉन झील बनती है, ठीक है। यहां पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे चंद्रताल लेक एंड सूरजताल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश आर टॉन लेक्स। अब नेक्स्ट लैंडफॉर्म है यू शेप्ड वैलीज, ठीक है, नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज यू शेप्ड वैलीज, यू आकार की घाटी। तो अभी आप देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, यू शेप्ड वैलीज आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स। जैसे आप इसको देख रहे हो, यहां पर आप देखो कि जैसे ये एक हॉर्न रीजन हो गया, और यहां ये जो स्ट्रक्चर हो गया ना, ये एरीट हो गया, सॉरी ये शिर्क हो गया, एक शिर्क हो गया, एक शिर्क इधर भी हो गया। देयर कैन बी मैनी शिर्क्स इन ए पीक, जितनी फेस होंगी उतना शिर्क होगा, ठीक है, उतना ही। जैसे भाई 3 फेसेटेड स्ट्रक्चर है ना, तो एक ग्लेशियर इधर से निकल रहा है, ठीक है, एक ग्लेशियर इधर से निकल रहा है, तो ये 2 शिर्क डेवलप हो गए। अगर माउंटेन रेंज है, इफ इट इज ए कंटिन्यूअस रेंज, देयर विल बी 2 शिर्क्स, वन फ्रॉम वन साइड एंड अनदर फ्रॉम अनदर साइड। अगर ये 3 फेसेटेड है, ये पीक रीजन है, ठीक है, तो वहां पर मतलब हॉर्न टाइप का रीजन है, तो वहां पर 3 शिर्क्स डेवलप होंगे तीनों फेस से। अगर 4 फेसेटेड है, जनरली 3 फेसेटेड, 4 फेसेटेड भी में भी हो ही सकते हैं भाई, माउंटेन्स हैं कैसे भी बन जाएं, तो क्या होगा, 4 शिर्क्स का, जितने फेस होंगे उतना शिर्क का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये शिर्क्स डेवलप होते हैं, और यही सब इकट्ठा होंगे, जब अलग अलग जगह से इकट्ठा होकर के ये आएंगे, यहां पर बन गया वैली ग्लेशियर, ठीक है, ये माउंटेनियस या वैली ग्लेशियर हो गया। अब ये वैली ग्लेशियर्स कई सारे होंगे, सब्सिडरी ग्लेशियर्स होंगे, और ये सब्सिडरी ग्लेशियर्स आकर के कहां पर जुड़ेंगे, मेन ग्लेशियल वैली। दिस इज मेन ग्लेशियल वैली,
अब जब इस वैली से ग्लेशियर्स मूव करते हैं थ्रू द मेन ग्लेशियल वैली, तो ये क्या करते हैं, दीज इरोड साइड बाय साइड। भाई बहुत ज्यादा आइस इकट्ठा हो जाएगी ना, सारे ग्लेशियर से आ रही है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल इरोजन, इधर भी हॉरिजॉन्टल इरोजन होगा, ऐसा नहीं कि इधर नहीं होगा, बट इधर एक्सटेंसिव हॉरिजॉन्टल इरोजन होगा, बिकॉज सारे ग्लेशियर्स क्या हो गए हैं, या करके एक्यूमुलेट हो गए हैं, आइस मास बहुत ज्यादा हो गया है। तो साइड बाय साइड इरोजन होगा, प्लस वर्टिकल इरोजन होगा, ग्राउंड सरफेस पे इरोजन होगा। सो बिकॉज ऑफ साइड बाय साइड इरोजन एंड ग्राउंड इरोजन, क्या होगा, धीरे धीरे वैली का स्ट्रक्चर जो हो जाएगा ना, वो वी शेप से यू शेप में हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ वैली चेंजेस फ्रॉम वी शेप टू यू शेप। तो यू शेप्ड वैलीज जो होती हैं, ये भी एग्जाम्पल्स होते हैं इनके लैंड फॉर्म्स के। ठीक है, तो अगर आप ऐसे नॉर्मली देखो, तो जो डेजर्ट रीजन होंगे, जैसे यहां से एक शिर्क है, इधर से एक पहाड़ है, यहां से एक शिर्क बना, और इधर साइड से फिर क्या हुआ, ऐसे लोअर वैलीज हुई, और लोअर वैली से ऐसे मेन ग्लेशियर जो है वो चला, यहाँ पर मेन ग्लेशियर चलेगा। तो जो ये मेन ग्लेशियर यहाँ से ऐसे चल करके आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इस वैली का जो मेन ग्लेशियल वैली होगी, इसका शेप चेंज कर देगा, ऐसे इस तरीके से इसका शेप एकदम ऐसे हो जाएगा, यू शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यू शेप्ड वैलीज डेवलप इन द ग्लेशिएटेड रीजन, देयर साइज में वेरी, छोटे साइज से बड़े साइज के किसी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यू शेप्ड वैलीज का डेवलपमेंट होगा जब यहां से ऐसे आइस जो है वो हो करके सब्सिडियरी ग्लेशियर से होकर के मेन ग्लेशियल वैली में जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया यू शेप्ड वैलीज। अब उसके बाद एक स्ट्रक्चर इसमें होता है हैंगिंग वैलीज। हैंगिंग वैली, यू आकार की घाटी और ये झूलती घाटी, हैंगिंग वैलीज। ठीक है, अगर आप ऐसे समझो कि ये मेन वैली हो गई, दैट इज यू शेप्ड वैली, मतलब ये सामने से अगर देखी जाए, तो हम लोग एरियली देख रहे हैं, ठीक है, इसको सामने से देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, फ्रंटल व्यू विल बी यू शेप्ड व्यू। ठीक है, अब आप सोचो कि ऐसे ऊपर से, मतलब फ्रंटल व्यू अगर लिया जाए तो ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे ग्लेशियर्स आकर के ज्वाइन होते हैं। तो यहां से समझो कि मान लो कि यहां से ऐसे ग्लेशियर्स आए, ग्लेशियल आइस, इट इज कमिंग, एंड आफ्टर दैट ग्लेशियल आइस क्या हो रही है, वो आ रही है नीचे इधर साइड में, मेन ग्लेशियल वैली में आ रही है, और मेन ग्लेशियल वैली में पहले से ही आइस है, और आइस आकर के यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहां से ऐसे जब ये नीचे उतरेगी ना, तो पानी तो है नहीं कि सीधा ऐसे गिरेगा, ये धीरे धीरे नीचे उतरेगी और ऐसे साइड से ऐसे ज्वाइन करेगी मेन ग्लेशियल वैली को। ठीक है, तो ये जहां से ये इट अपियर्स दैट स्नो दैट इज कमिंग टू मेन ग्लेशियल वैली इज हैंगिंग फ्रॉम सब्सिडरी वैलीज। ऐसा लगता है ना जैसे ये लटक रही है, तो ये जो यहाँ की जो ये वैली होगी ना, इसको हैंगिंग वैली बोला जाएगा, हैंगिंग वैली, दिस इज कॉल्ड एज हैंगिंग वैली।
Okay, so you can see here, this is the region where it is ultimately hanging. ठीक है, ये यहां से ऐसे इसमें आकर के ज्वाइन कर रही है एंड देयर आर, ठीक है ना, देयर विल बी हैंगिंग आइस मासेस. तो ये जो वैली होगी ना, ये वाली वैली, ये जो माउंटेन की वैली होगी, इसको बोला जाएगा हैंगिंग वैली. ठीक है, जहां से हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हैंगिंग वैली बोला जाता है. तो हैंगिंग वैली हो गया, मेन ग्लेशियर, सब्सिडरी ग्लेशियर्स हो गए. अब आप लिखो एरीट्स, ARETE, ये एरीट. एरीट तो एरीट्स जो होते हैं ना, ये रिज्ड स्ट्रक्चर्स इन ग्लेशिएटेड रीजन्स होते हैं. रिज लाइक स्ट्रक्चर इन ग्लेशिएटेड रीजन्स. तो रिज लाइक स्ट्रक्चर जैसे आप देख सकते हो, मतलब कटक जैसे ये होते हैं. कुल मिलाकर के ये माउंटेन का सबसे अपर पार्ट है. जैसे ये कोई एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, तो माउंटेन रेंजेस आप देखोगे ना, हमेशा कभी ऐसा तो होगा नहीं कि माउंटेन रेंजेस एकदम से फ्लैट रहेंगी. माउंटेन रेंजेस अगर आप एकदम एरियली देखो ऊपर से, तो कैसे होगा, ऐसे पीक रहेगा कुछ, फिर ऐसे रहेंगी, फिर ऐसे ऊपर खाबड़, ऐसे अंड्यूलेटिंग टाइप का. ये माउंटेन के ऊपर की अगर कोई रेंज है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा. जैसे ये क्या है, इट इज ए माउंटेन रेंज दैट इज बिगिनिंग फ्रॉम हियर, ठीक है ना, एंड एंडिंग हियर. ये माउंटेन रेंज का अपर पार्ट होगा, ऐसे ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से ऐसे होगा. ठीक है, इसके दोनों तरफ किसका डेवलपमेंट होगा, शिर्क का डेवलपमेंट होगा. इधर भी शिर्क हो सकता है और इधर भी शिर्क हो सकता है, क्योंकि ये पूरा आप देखो, ये भी एम्फी थिएटर स्ट्रक्चर है, आर्म चेयर लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो शिर्क, अगर वो आर्म चेयर लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज शिर्क. ठीक है, या सर्क आप उसको कह लो, दोनों बात एक ही है. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो मेन रेंज का अपर पार्ट जो होगा, इन्हीं को बोला जाता है एरीट. ठीक है ना, तो एरीट क्या है, नैरो रिज लाइक रॉक स्ट्रक्चर्स ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन रेंजेस. ठीक है, तो इनको क्या बोला जाएगा, एरीट बोला जाता है. ठीक है, तो ये एरीट होंगे, बहुत सारे एरीट हो सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ तो ये वाला रीजन, ये भी एरीट कहा जाएगा. ये वाला स्ट्रक्चर जो ऊपर वाला है एरीट है, यहाँ पर शिर्क का डेवलपमेंट हो सकता है, इट इज ऑल्सो एरीट. ठीक है, तो ये सारे क्या हो सकते हैं, जहां पर ऐसे रेंज लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज एरीट. अब इसी में कई बार जैसे इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट बोला जाता है इंदिरा कॉल. नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज इंदिरा कॉल. तो इन्हीं एरीट्स के बीच में क्या होते हैं कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको कॉल बोला जाता है. ठीक है, जैसे ये एक एरीट है. अब आप सोचो कि ये एरीट यहां पर है, जैसे ठीक है, अब ये क्या हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पर जैसे जो ये शिर्क है या इसके ऊपर जो आइस है, ऐसा हो जाए कि यहाँ के ऊपर वाले रीजन को ऐसे काट दे, कहीं पर क्या करे, बीच से इसको ब्रेक कर दे. कहीं पर इरोजन भाई ज्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है. ऐसा तो है नहीं कि इक्वल इरोजन हर जगह पर होगा, इक्वल रेट ऑफ इरोजन. रेट ऑफ इरोजन इट नॉट सेम एवरीवेयर. डिफरेंट प्लेसेस है डिफरेंट रेट ऑफ इरोजन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ आइस दैट इज डिपोजिटेड देयर. जितनी बर्फ वहां पर क्या है, डिपोजिटेड है, उसी के बेसिस पे उसका इरोजन डिटरमाइन होता है. ज्यादा बर्फ रहेगी ज्यादा इरोजन होगा,
कम बर्फ रहेगी कम इरोजन होगा। तो कई बार ऐसे होता है कि जैसे माउंटेनियस ऐसे रिज स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पर इधर साइड में भी, इधर साइड में बर्फ है, ये शिर्क लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर इरोजन इतना ज्यादा ऐसे बीच में हो जाए ना कि ऐसे बीच में से ये कट जाए, मतलब ये माउंटेन रेंजेस का एक पार्ट आगे हो जाए एक पार्ट पीछे, बीच में एक गैप टाइप से आ जाए। तो ये जो गैप होता है ना किसी रेंज में डेवलप, दैट इज कॉल्ड एज कोल, ठीक है। तो जैसे ये बीच में से यहां से ऐसे कट जाए, ठीक है, इधर वाला एक पार्ट हो जाए इधर वाला एक पार्ट हो जाए, तो ये जो बीच में ऐसे गैप डेवलप होगा ना बिकॉज ऑफ हाई इरोजन, दैट इज कॉल्ड एज कोल, उसको कोल बोला जाएगा। तो ऐसे ही एक पॉइंट है जिसको इंदिरा कॉल बोला जाता है, दैट इज नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे आप मानो यहां ऐसे समझो कि ये कोई माउंटेन रेंजेस हैं, ये कंटिन्यूअस रेंजेस हैं अगर, और बीच में ऐसे सोचो कि यहां से ऐसे ये क्या हो जाए, ऐसे ग्रुप डेवलप हो जाए, ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, तो इसको क्या बोला जाएगा, एक कोल बोला जाएगा, ठीक है। तो कोल हमेशा वी शेप टाइप से ही ऐसे होगा, ठीक, कोल। फिर नेक्स्ट लैंड फॉर्म यू शेप्ड वैलीज हमारे हो गए, ठीक है। अब लिखो मोरेन्स, मोरेन्स, so moraines are basically, moraines are ridge like depositional feature depositional features of glacial till, tills means debris। तो जो ग्लेशियर्स होते हैं ना वो भी बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर के चलते हैं जिनको ग्लेशियल सेडिमेंट या ग्लेशियल डेब्रीज कहा जाता है। तो ग्लेशियल डेब्रीज से बने हुए ग्लेशियल डेब्रीज से बने हुए अनड्यूलेटिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे आप यहां पर देख रहे हो ना, ये जैसे क्या बन गए हैं, अनड्यूलेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए हैं यहां पर ऐसे। ये ग्लेशियल टिल है, मतलब ग्लेशियल डेब्रीज है, MORAINES को करेक्ट कर लेना आप, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिज लाइक स्ट्रक्चर हैं, व्हेन द ग्लेशियर्स मेल्ट, ठीक है, रिज लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्स एंड दीज आर कॉल्ड एज मोरेन्स, ठीक है। तो मोरेन्स आर बेसिकली रिज लाइक डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियल टिल्स, ग्लेशियल की जो डेब्रीज होते हैं उनसे बनने वाले रिज लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मोरेन्स बोला जाता है, ठीक है। अब मोरेन्स कई तरीके के हो सकते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोरेन्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन वेयर इट इज डेवलप्ड। जैसे सपोज टू ग्लेशियर्स आर कमिंग and they are joining a main glacial valley. Two glaciers are coming and they are joining a main glacial valley.
So because of the side by side erosion, there will be sediment deposition साइड बाई साइड भी ग्लेशियर्स हैं, साइड बाई साइड भी कटिंग करते हैं, तो साइड बाई साइड भी ग्लेशियल टिल जो है वो डिपॉजिट होगी। ठीक है, तो साइड बाई साइड जब ग्लेशियल टिल डिपॉजिट होगी तो इसको बोलते हैं लेटरल मोरेन। लेटरल moraines, the ridged structure which developed side by side due to horizontal erosion, they are called as lateral moraines. ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज लेटरल मोरेन्स। अब ऐसे ही जैसे यहां से दोनों साइड मतलब यहां भी लेटरल मोरेन डेवलप होंगे, यहां भी लेटरल मोरेन डेवलप होंगे। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ का भी ऐसे ऐसे बीच में जब ये इकट्ठा हो जाएगा ना, बहुत सारी डेब्रीज इकट्ठा होंगी, और ऐसे आप देखो कि आइस के बीच में आइस का कलर व्हाइट व्हाइट होगा, यहाँ पर जो भी रहेंगी स्नो कवर्ड सर्फेसेस मतलब स्नो का कवर इधर व्हाइट व्हाइट होगा, उसके बीच में ऐसे ब्राउन कलर के रिज्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जहां पर दोनों ग्लेशियर की ये दो साइड्स मतलब एक एक साइड ज्वाइन हो रही हैं। तो यहाँ पर जो डेवलप होगा मोरेन, उसको बोलते हैं मेडियल मोरेन। दिस इज कॉल्ड एज मेडियल मोरेन। सो लेटरल मोरेन, मेडियल मोरेन। Likewise, because of vertical erosion, there will be deposition of these sediments on the surface also। मतलब इस आइस की सरफेस के नीचे वर्टिकल जो इरोजन होगा, सरफेस इरोजन के कारण से इसके नीचे भी ऐसे ग्लेशियल टिल्स या ग्लेशियल डेब्रीज कलेक्ट होंगी। तो जो नीचे कलेक्ट होती है ना, उनको बोला जाता है सरफेस मोरेन, दैट आर कॉल्ड एज सरफेस मोरेन, दैट आर कॉल्ड एज सरफेस मोरेन। अब यहां पर क्या होगा, यहां से ये ग्लेशियर हो जाएगा, ग्लेशियर स्टार्ट्स टू मेल्ट। सो आफ्टर ए पॉइंट ग्लेशियर स्टार्ट्स टू मेल्ट। तो मेल्टिंग जब ग्लेशियर की होगी ना, तो ग्लेशियर की मेल्टिंग के कारण से ऑल द मटेरियल दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर, all the debris that is coming from here, all the debris that is coming from here and debris coming from the surface, ये सारी की सारी क्या होगी, ऐसे एक साथ पानी के साथ नीचे बहना शुरू होगी। ठीक है, और थोड़ा सा बह करके ऐसे रुक जाएगी, क्योंकि ये क्या है, दीज आर द ब्रोकन रॉक मटेरियल्स दैट हैज फॉर्म्ड डेब्रीज। टूटे हुई रॉक्स हैं, ये घिसी हुई टूटी हुई रॉक्स हैं, जो कि डेब्रीज को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो यहां पर भी मोरेन्स का डेवलपमेंट होगा, जिनको बोलते हैं टर्मिनल मोरेन, टर्मिनल और रेसेशनल, रेसेशनल मोरेन, दे आर कॉल्ड एज टर्मिनल और रेसेशनल मोरेन।
दे आर कॉल्ड एज टर्मिनल और रेसेशनल मोरेन्स। अब क्या होगा जब पानी यहां पर बहेगा ना, जैसे वाटर क्या होगा, इट आफ्टर मेल्टिंग देयर विल बी वाटर, व्हेन द स्नो मेल्ट्स देयर इज वाटर। कुछ डेब्रीज यहां पर रुकेंगी, उनको टर्मिनल मोरेन बोला जाएगा। कुछ डेब्रीज पानी के साथ बहेंगी, तो पानी के साथ जब बहेंगी डेब्रीज वो सारी, तो क्या होगा, वो आगे जा करके ऐसे अंड्यूलेटिंग टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे ले लेंगी, ऐसे मतलब जैसे पहाड़ी टाइप से ऐसे डेवलप हो जाएंगी, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, वेव लाइक ridges, wave like ridges of moraines। ठीक है, वेव लाइक रीजेस ऑफ मोरेन्स, ऐसे जैसे जैसे वेव नहीं बनती हैं, या मियांडरिंग डिपोजिशन ऑफ मियांडर लाइक डिपोजिशन ऑफ मोरेन्स। पानी भागेगा तो ऐसे ऐसे इधर उधर जिगजैग करके भागेगा, और ऐसे ही डिपोजिशन होता जाएगा, जो सेडिमेंट्स पानी के साथ रहेंगे बहुत सारे, ग्लेशियल टिल का, ग्लेशियल डेब्रीज का, या जो हिमानी है उनके अवसादों का बहुत सारा डिपोजिशन यहाँ भी हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के जो स्ट्रक्चर डेवलप होंगे उनको बोला जाता है एस्कर। They are called as एस्कर्स, उनको बोलेंगे एस्कर। They are called as एस्कर्स। सिमिलरली ऐसे कई कई जगह पर ना, ऐसे जैसे बास्केट टाइप डिपोजिशन हो जाएगा, ऐसे जैसे बास्केट नहीं, या डोम शेप्ड डिपोजिशन होगा मटेरियल का, ऐसे कहीं कहीं पर डोम शेप्ड डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स, इनको बोला जाता है ड्रमलिन। तो जब ये एक डोम के तरीके से या एक गुंबद के तरीके से डिपोजिट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ड्रमलिन, ड्रमलिन। सो ड्रमलिन में ऐसे लगता है ना किसे, मतलब इसको ड्रमलिन इज ऑल्सो नोन एज टोपोग्राफी ऑफ एग बास्केट, टोपोग्राफी ऑफ एग बास्केट, अंडे के टोकरी की आकार की टोपोग्राफी के स्ट्रक्चर्स। मतलब ऐसा लगता है ना कि अंडे के बहुत सारे ऐसे, एक मतलब बास्केट में ऐसे बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे टाइप से वो पूरे रीजन में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसलिए उनको टोपोग्राफी ऑफ एक बास्केट भी बोला जाता है, क्योंकि इनका डोम शेप्ड होंगे। तो अगर आप ऊपर से देखो एरियली, जैसे एक टोकरी में अंडे रखे रहते हैं ना डोम शेप में, ठीक है, तो ऊपर से वैसे ही दिखता है, तो इसको टोपोग्राफी ऑफ एक बास्केट भी बोला जाता है। So these are different types of structures that are formed by the glacial till। और ये जो पूरा एरिया होगा ना, मतलब यहाँ टर्मिनल मोरेन्स जहां से ये मेल्ट होना शुरू हो रहा है, फ्रॉम दिस मेल्टिंग पॉइंट टू दिस कंप्लीट एरिया, ये जो पूरा एरिया होगा, दिस कंप्लीट एरिया इज कॉल्ड एज आउट वॉश प्लेन। ये पूरा एरिया जहां ड्रमलिन, एस्कर, टर्मिनल मोरेन्स ये सब बन रहे हैं, that complete area is called as outwash plain, outwash plain, that complete area is called as outwash plain। So you can see here from this picture, it will be more clear to you, ठीक है। This is a glacier, and after the glacier melts, there are ridged structures here,
आप देखो ना ऐसे टाइप के रिजिड स्ट्रक्चर यहाँ बने हुए हैं लंबे से, इनको क्या बोला जाएगा, एस्कर। ठीक है, जहां पर ऐसे आप देखो डोम शेप डिपोजिशन हुआ है थोड़ा, दे आर कॉल्ड एज ड्रमलिन्स। मतलब जब बर्फ पिघल गई तो पानी तो बह जाएगा कई सारी स्ट्रीम्स में, बट मोरेन्स क्या होंगे, वो थोड़ा भारी होते हैं, सैंड तो रहेगी तो उसको लेके बह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहां पर सिल्ट वगैरह है, लोम है, मतलब मिट्टी के साथ कंकड़ वगैरह है, तो उनको छोड़ देता है वहीं पर। या बड़े बड़े बोल्डर्स भी हो सकते हैं जिनको उठा के ला सकती है आइस। तो ये जो इकट्ठा होंगे यहाँ पर, इनको क्या बोला जाएगा, ड्रमलिन बोला जाएगा। ठीक है, तो ड्रमलिन हो सकते हैं। और ग्लेशियल डेल्टा भी कभी कभी ऐसे, मतलब अगर इस शेप का स्ट्रक्चर हो गया तो बोल दिया जाता है। ठीक है, हालांकि उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये आपका देखो ये पूरा एरिया, ये एरिया यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज आउट वॉश प्लेन। ठीक है, इसी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे अगर गड्ढे डेवलप होंगे तो उनको बोलते हैं केटल्स। ठीक है ना, हाँ, मीन्स डिप्रेशंस इन आउट वॉश प्लेन आर कॉल्ड एज केटल्स। ठीक है, तो जो गड्ढे होंगे उनको बोला जाएगा केटल। ऐसे ही जैसे अगर केटल्स के अंदर या कहीं ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा डिपोजिशन हो जाए सेडिमेंट्स का, ग्लेशियल टिल का, तो उनको बोला जाता है केम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिपोजिशन यहां पर हो रहा है तो उनको क्या बोल दिया जाएगा, केम बोल दिया जाएगा। ऐसे ही आइसबर्ग्स होते हैं। आइसबर्ग्स, आप देखो पानी के अंदर बर्फ के जो टुकड़े तैरते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज आइसबर्ग्स। टाइटेनिक डूबा था ना एक आइसबर्ग के कारण से। ठीक है, तो इनका लगभग 9/10 पार्ट पानी के अंदर होता है, ओनली 1/10 पार्ट पानी के बाहर होता है। सो आइसबर्ग्स जो होते हैं ये भी लैंडफॉर्म तो नहीं है, लेकिन ये बर्फ के टुकड़े हैं जो पानी के अंदर तैरते रहते हैं, दैट आर कॉल्ड एज आइसबर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हमने जो है वो देख लिए कि कौन कौन से ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं। इंपॉर्टेंट है, तो इन सब का आपको कम से कम बेसिक बेसिक चीज़ें ये याद रहनी चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन सा लैंडफॉर्म किस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म हुआ है ना। रिवर्स हैज फॉर्म डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, ग्लेशियर्स हैज फॉर्म डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, लाइकवाइज विंड जो होगी वो दूसरे लैंडफॉर्म बनाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लैंडफॉर्म किसके साथ में है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।